तो चलो आइए आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मानव की प्राथमिक क्रियाएं। हाँ, माइक ऑफ कर लें, आवाज रिटर्न आ रही है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मानव की प्राथमिक क्रियाएं। इससे पहले हमने मानव की 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है: आखेट, खाद्य संग्रहण और पशुचारण। आज हम पढ़ रहे हैं मनुष्य की चौथी श्रेणी की या फिर चौथे प्रकार की प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, कृषि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय के हिसाब से यदि हम देखें तो कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, विशेष तौर से विकासशील देशों के लिए, क्योंकि विकासशील देशों की आज भी लगभग 3/4 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। हालांकि विकासशील देशों में प्राथमिक व्यवसाय में जो संलग्न जनसंख्या होती है उसका अनुपात है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात थोड़ा कम रहता है। पीछे हमने पढ़ा भी है पिछले अध्यायों में कि विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और ग्रामीण जनसंख्या का संबंध प्राथमिक क्रियाओं से होता है। और प्राथमिक क्रियाओं में वर्तमान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है वो कृषि और पशुपालन है, जबकि आखेट, खाद्य संग्रहण जैसी जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान में गौण हैं। कुछ ही क्षेत्रों में आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है इस अध्याय की दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम आइए भली भांति समझते हैं। कृषि क्या होती है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, भूगोल में हर शब्द की अपनी एक परिभाषा होती है, तो यहाँ पर भी इसकी अपनी एक परिभाषा बन जाती है कि कृषि क्या होती है। तो मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूँगा कि कृषि को आप किस रूप में देखते हैं, या फिर कृषि क्या होती है, किसे कहते हैं कृषि? कोई भी विद्यार्थी रिप्लाई दे। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। भूमि के द्वारा फसल उत्पादित करने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। हाँ, इसे आप सीधे और सरल शब्दों में यूं भी कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से वनस्पतियां तैयार करना अपने आप में कृषि है। अब इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती है, चाहे आप खेतों में बीज बो रहे हैं, फसल प्राप्त कर रहे हैं, या बागों में पेड़ लगा करके फल प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम कृत्रिम रूप से वनस्पति है वो पैदा करते हैं और फिर उससे उत्पादन लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अनाज के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो, फलों के रूप में हो, फूलों के रूप में हो, या फिर यहाँ तक कि अपन पशुओं का पालन करते हैं एक जगह पर डेयरी के रूप में, तो वो भी अपने आप में एक कृषि क्रिया ही मानी जाती है। उसमें हम दूध का उत्पादन करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं वो कृषि क्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो आइए इस बिंदु को अपन पढ़ते हैं, अध्याय के अंदर चलते हैं अपन। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसकी। देख पा रहे हैं आप? हाँ सर। आज का जो टॉपिक हमारा है ये कृषि वाला है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं कृषि कार्यों को प्रभावित करती है, और इसी के प्रभाव के कारण विश्व में कई कृषि प्रणालियां देखने को मिलती है। जब आप ये नोट्स बनाने शुरू करें तो आपकी स्टार्टिंग है वो यहीं से होनी चाहिए, जो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। दिया गया है कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती है, और इसी प्रभाव के कारण विश्व में कई कृषि प्रणालियां देखने को मिलती हैं, और कृषि प्रणालियां हैं वो निम्नलिखित हैं। अपना माइक ऑफ रखें, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब आप इसे ऑन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो मैंने हाईलाइट किया है ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने 3 पंक्तियां बन सकती है, रजिस्टर की 2 ही बन सकती है, ये रटने वाली नहीं है। थोड़ा सा इन पंक्तियों से हट करके केवल आप सुने कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है कि विश्व के अलग अलग भागों का भौगोलिक वातावरण है वो भिन्न भिन्न है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण भी वहाँ का भिन्न है, और ये भिन्नता है ये मनुष्य की प्रत्येक आर्थिक क्रिया में भी भिन्नता लेकर आती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो एक समान आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पशुपालन होता है, या फिर आखेट होता है, या फिर कृषि होती है, या खनन होता है,
ये प्रक्रियाएं एक ही हैं, लेकिन इनको करने के तरीके हैं वो आपको भिन्न भिन्न नजर आ जाते हैं। तो यही कारण है कि कृषि प्रणालियां भी आपको विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम विश्व के अलग अलग भागों में की जाने वाली अलग अलग कृषि प्रणालियों को पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख जो कृषि प्रणालियां हैं या कृषि के जो प्रमुख प्रकार हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला जो प्रकार है वो लिखा गया है निर्वहन कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो प्रकार है ये कृषि के उद्देश्य के आधार पे बनाया गया है। यानी कृषि के जो प्रकार बनाए गए हैं इस चैप्टर में जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, उन कृषि प्रकारों को कई आधारों पे बनाया गया है। जैसे उद्देश्य के आधार पे या भूमि उपयोग के आधार पे या फिर वर्षा के आधार पर बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं वो है उद्देश्य के आधार पर, कि मनुष्य खेती किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज इसमें आपको समझाई गई है, ये चीज इसमें आपको देखनी है। तो मनुष्य, जैसा कि हमने पीछे पशुचारण में पढ़ा था कि पशुचारण दो प्रकार के हो गए पशुपालन, एक तो चलवासी पशुचारण था और एक वाणिज्य धन पशुपालन था। तो उसमें दोनों के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था कि जो चलवासी पशुचारण है उसका प्रमुख उद्देश्य है वो जीवन निर्वहन करना है, और वाणिज्य पशुधन पालन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यापार करना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने जो ये स्वरूप नजर आ रहा है निर्वहन कृषि, तो इसका भी प्रमुख उद्देश्य है वो अपना पेट पालना है, अपना जीवन निर्वहन करना होता है। तो सीधी सी बात है, ये कृषि का एक परंपरागत रूप है। इसे भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, यानी कि इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इसके दो भाग किए गए हैं। पहला जो भाग है वो है आदिकालीन निर्वहन कृषि, और इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि दूसरा इसका प्रकार है वो क्या है। देखिए दूसरा प्रकार यहाँ दिया गया है गहन निर्वहन कृषि। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन निर्वहन कृषि। अब इसकी पूरी परिभाषा इसके अंदर ही समाई हुई है। यदि आप इसके शीर्षक पे गौर कर लेते हैं तो आपको इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आदिकालीन निर्वहन कृषि, इसका मतलब ये है कि परंपरागत समय में जो कृषि का स्वरूप था, निर्वहन कृषि का जो स्वरूप था, कहने का मतलब ये है कि निर्वहन कृषि वो अब भी की जाती है और पहले भी की जाती थी, क्योंकि इसका प्रारंभिक स्वरूप तो निर्वहन ही था। चाहे वो कोई भी आर्थिक क्रिया हो, मनुष्य का उद्देश्य उस समय एक ही होता था कि वो अपना पेट भर ले और अपनी जरूरत को पूरा कर ले। हालांकि वर्तमान में इसके उद्देश्य चेंज हो गए हैं। निर्वहन के साथ साथ व्यापार करना अपने आप में एक उद्देश्य हो गया उस। तो यहाँ पर कृषि में भी ये चीज लागू हो जाती है कि प्रारंभ में कृषि का एकमात्र उद्देश्य जीवन निर्वहन करना था, लेकिन वर्तमान में व्यापार करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन चुका है। और ये चीज आपसे छुपी हुई नहीं है, आप सभी किसान परिवारों से है तो आप समझ पाते हैं इस चीज को कि अब हम खेतों में जो फसलें बोते हैं उनमें ज्यादातर फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बाजार में बेच करके नगद हासिल कर सकते हैं। तो ये एक व्यापारिक रूप हो गया है। तो यहाँ पर जो निर्वहन कृषि है इसके अपन दो भाग कर रहे हैं, जिसमें पहला भाग है आदिकालीन निर्वहन कृषि। आदिकालीन का मतलब ये है कि बहुत प्राचीन समय से की जाती रही है और विश्व के कहीं ना कहीं विश्व के कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं ये अब भी की जा रही है। यहाँ इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, स्थानांतरणशील कृषि। यानी निर्वहन कृषि के ही दो भाग किए गए हैं। सरल शब्दों में आपको कहूँ मैं, अस्थायी कृषि और स्थायी कृषि, ये शब्द भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्थायी कृषि का ये दूसरा नाम है स्थानांतरणशील कृषि। इसी का नाम रखा गया आदिकालीन निर्वहन कृषि। या फिर उसको मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो स्थानांतरणशील नाम यहाँ पे दिया गया है, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये इस कृषि की एक विशेषता बता रहा है आपको। आदिकालीन निर्वहन कृषि की विशेषता बता रहा है कि ये अपने आप में क्या होती है, स्थानांतरणशील होती है। यानी आप किसी भी रूप में इसको लेकर के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा ये बन रही है कि ये प्राचीन काल से की जाती रही है और ये कृषि का या फिर यूं कहें निर्वहन कृषि का परंपरागत या फिर अति प्राचीन रूप इसे हम कह सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि मनुष्य ने जब सर्वप्रथम कृषि क्रिया करना प्रारंभ किया था तो उसने ये स्वरूप अपनाया था। और ये स्वरूप क्या था, ये स्थानांतरणशील थी। अब बात रह जाती कि स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, तो क्योंकि ये दूसरी विशेषता ऐड हो गई। ये एक तो यह थी ये कि आदिकालीन है और दूसरी विशेषता ये हो गई कि ये स्थानांतरणशील होती है। इसको स्थानांतरित कृषि भी हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात स्थान बदल बदल कर बोई जाने वाली कृषि। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इसमें खेत है वो स्थायी नहीं होते हैं, खेत बदलता रहता है किसान इसमें। जैसे एक जगह पर उसने खेती की 2-3-4 साल वहां पे खेती की और उसके बाद उसने उस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर इस क्रिया को अपनाया।
इसलिए इसको कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि। इसको विस्तार से जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये कृषि कहाँ की जाती है। तो आपको याद रखना है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें लिखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस कृषि को किया जाता है। तो 3 विशेषताएं यहाँ हो गई, आदिकालीन होती है, यहाँ पे देखिए आदिकालीन होती है, स्थानांतरणशील होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो ये 3 विशेषता यहीं पे क्लियर हो गई। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द और ऐड हो रहा है इसमें, आदिम जाति। थोड़ा नीचे आते हैं, इनका हम अध्ययन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा विवरण पढ़ते हैं ताकि ये चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे तीसरी विशेषता हो गई कि इसे कौन करते हैं, इसे आदिम लोग करते हैं। आदिम लोग किन्हें कहेंगे हम, आप बता सकते हैं आदिम लोग हम किन्हें कहेंगे? कोई भी विद्यार्थी रिप्लाई दे कि आदिम लोग हम किन्हें कहेंगे अभी, क्योंकि अभी एक शब्द और इसमें ऐड हुआ है, आदिम लोग। बता सकते हैं आप? रिप्लाई दे कोई विद्यार्थी। आवाज नहीं आ रही क्या? पता नहीं सर। आदिम लोगों को पता नहीं आप? आदिवासी। हाँ, आदिवासी का भी वही बात है, फिर इसका अभिप्राय बताइए आप, आदिवासी का क्या मतलब समझते हैं आप? वो जो जिनके पास मतलब पहले ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। इसको आप इस रूप में समझिए कि आदिम का मतलब या फिर आदि शब्द है वो पुराने समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यदि किसी भी चीज के साथ यदि आदि शब्द लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो स्वरूप है वो आज भी प्राचीन काल जैसा है। जैसे आदिवासी लोग हैं तो इनको आदिवासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग आज भी अपना जीवन प्राचीन काल के लोगों के जैसे जीते हैं। जैसे प्राचीन काल के लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों से ही अपनी सामग्रियां जैसे आखेट करके या फिर संग्रहण करके वो प्राप्त करते थे, जैसे भोजन वस्त्र इत्यादि, और उसी पे निर्भर रह के अपना जीवन जीते थे, आधुनिकता से बिल्कुल दूर थे। तो ऐसे ही वर्तमान समय में जिस भी क्रिया के साथ में या जिसके साथ भी आदि शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसका वो स्वरूप है वो अति प्राचीन स्वरूप है। तो यहाँ पर यदि आदि शब्द लोगों के साथ लग रहा है तो इसका मतलब ये वो लोग होते हैं जो प्राचीन तरीके से अपना जीवन जीते हैं। ऐसे ही कृषि के साथ यदि ये शब्द लगता है कि आदिम कृषि, तो इसका मतलब ये है कि कृषि का ये सबसे पुराना रूप है। या अन्य किसी भी क्रिया के साथ यदि आदि शब्द लगेगा तो आप समझ लीजिए कि वो उसका अति प्राचीन स्वरूप है, वो बताया जा रहा है। तो तीसरी चौथी विशेषता इसकी हो गई कि इसे कौन लोग करते हैं? आदिम लोग करते हैं, अर्थात वे लोग करते हैं जो आज भी परंपरागत रूप में अपना जीवन जीते हैं, अर्थात इन्हें आदिवासी लोग करते हैं। सरल शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि कृषि का ये जो प्रकार है ये आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये तो थी स्थानांतरणशील कृषि की परिभाषा और इसकी विशेषताएं। आप इन्हें चाहे विशेषताएं बोल दें या इसकी परिभाषा बना लें, एक ही चीज है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अर्थ का ही विस्तारित रूप परिभाषा होती है, और परिभाषा को जब हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसके बिंदु बना लेते हैं, तो वो बन जाती है विशेषताएं। जैसे आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं या फिर आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब ये देंगे कि आदिम निर्वहन का मतलब ये है कि ये कृषि है वो जीवन निर्वहन के लिए की जाती है, और इस कृषि का जो स्वरूप है वो अति प्राचीन है, यानी पुराने तरीके से जैसे किया जाता था इसे आज भी वैसे ही किया जाता है। और इसको स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्थानों को बदल लिया जाता है, कुछ समय बाद में इसका स्थान है वो बदल लिया जाता है। तो ये परिभाषा होगी। और आपसे भी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि स्थानांतरणशील कृषि की या फिर आदिम निर्वहन कृषि की कोई आप 4 या कोई 2 या 3 विशेषताएं बताइए, तो फिर आप इसको टुकड़ों में या बिंदुओं में लिख दीजिए कि ये आदिम तरीके से की जाती है, पहली विशेषता हो गई। इसमें स्थान बदले जाते हैं, दूसरी विशेषता हो गई। इसे आदिम लोग करते हैं, तीसरी विशेषता हो गई। इसका उद्देश्य जीवन निर्वहन होता है, चौथी विशेषता हो गई। विशेषताओं को जोड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगी, और तोड़ेंगे तो विशेषता बन जाएगी, और इसको संकुचित कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा, उसका अर्थ बन जाएगा। चीजें हैं एक ही हैं, बस इनको अलग अलग रूपों में लिखा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की जो कृषि है वो कहाँ-कहाँ होती है विश्व में। तो यहाँ पर या आप बिंदु अलग-अलग बना सकते हैं। जैसे पहले आपने परिभाषा लिख ली नोट्स में स्थानांतरशील कृषि की, फिर इसकी 4 विशेषताएँ लिख ली और फिर आपने इसका क्षेत्र लिख लिया। तो नोट्स बनाते समय आप ये बिंदु ऊपर से नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं। पहले आप परिभाषा लिखिए, फिर विशेषताएँ लिखिए, फिर इसके क्षेत्र लिखिए। तो क्षेत्र कौन-कौन से हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। पहला क्षेत्र बताया गया अफ्रीका, यहाँ पे देखिए अफ्रीका। दूसरा दक्षिणी और मध्य अमेरिका को बताया गया है और इनके भी पूरे भाग नहीं हैं, इनके कौन से भाग, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो कृषि है वो वर्तमान में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग, या फिर यूं भी कह सकते हैं एशिया, दक्षिणी मध्य अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय भाग, यूं भी कह सकते हैं। यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पड़ता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया और सीधा लिख दिया गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। कहने का मतलब ये है कि ये कृषि है वो अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है, इसके अलावा दक्षिणी और मध्य अमेरिका में की जाती है और एशिया महाद्वीप में ये की जाती है। तो फिर कौन से ऐसे महाद्वीप बच गए जहाँ पर ये कृषि नहीं की जाती है, मैं उनके नाम आपसे सुनना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? रिप्लाई दीजिए आप। यहाँ पर यूरोप या अंटार्कटिका, यूरोप हो गया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और तीसरा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से तो हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं और वहाँ पर आदमी है वो स्थायी तौर पे रह भी नहीं रहा है। तो आपको 6 महाद्वीपों पे फोकस करते हुए अध्ययन करना है। 6 महाद्वीप अंटार्कटिका को छोड़ के हो जाते हैं। तो इसमें एशिया का जिक्र आ गया, अफ्रीका का आ गया, दक्षिणी अमेरिका का आ गया, यानी कि 3 महाद्वीपों का जिक्र आया और 3 का नहीं आया। नहीं आया उनमें कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इनकी वजह क्या है कि उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में नहीं पड़ता है, शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। इसी प्रकार यूरोप है वो पूरा आपका पूरा है वो उष्णकटिबंध में नहीं है, वो इससे बाहर है। और इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया भी इस क्षेत्र से बाहर रहता है और यही वजह है कि इन तीनों ही महाद्वीपों में इस प्रकार की कृषि नहीं की जाती। तो ये मैं कह रहा था कि यदि आप भौतिक भूगोल की जानकारी रखते हैं तो बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा पाते हैं। अब इसमें इन महाद्वीपों के नाम रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्थानांतरण जो शील कृषि है वो कहाँ की जाती है। तो आपने जवाब दिया कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो विश्व के कौन कौन से भागों में पड़ते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि कौन कौन से महाद्वीप इस प्रकार की जलवायु में आते हैं, तो फिर आपको इन महाद्वीपों के नाम रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं तो इसका मतलब आपको भौतिक भूगोल की जानकारी नहीं है। आप यूरोप लिखते हैं इसका मतलब आपको भौतिक भूगोल की जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के बारे में आप लिख देते हैं कि ब्रिटेन में ये कृषि होती है, तो कैसे हो सकती है? क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता ही नहीं है। कहने का मतलब यदि आप अपने भौतिक भूगोल की जानकारी को यहाँ पर अपडेट रखते हैं तो मानवीय क्रियाओं को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अनुमान लगाएंगे और वो अनुमान आपका बिल्कुल सही होगा। तो आइए पहले हम इनको मानचित्र में भी देख लेते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि मानचित्र की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला मानचित्र है ये तो वही है जिसमें हमने वाणिज्य पशुधन पालन देखा था, और ये जो है आदिकालीन निर्वहन कृषि का है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए इसमें आदिकालीन निर्वहन कृषि के क्षेत्र बताए गए हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा हमने पहला। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसका भी कौन सा हिसाब देखिए, यहाँ पे उष्णकटिबंध का मतलब होता है 0 डिग्री के दोनों ओर 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। ये 0 डिग्री रेखा है और यहाँ पर ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और ये आपकी उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, ये आपका उष्णकटिबंध का एरिया है।
ये एरिया उष्णकटिबंध का एरिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसका नीचे का हिस्सा देखिए, इस रेखा से नीचे का हिस्सा है, इसमें इसको नहीं दिखाया गया है। और दूसरा क्षेत्र बताया गया था मध्य अमेरिका, तो ये मध्य अमेरिका है जिसको अपन वेस्ट इंडीज बोलते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की एक बढ़िया टीम भी है और सिक्सर मास्टर इस टीम में से संबंध रखते हैं, आपको पता है, उनके नाम भी आप जानते होंगे। और दूसरा क्षेत्र आपको बताया गया था ये अफ्रीका, तो अफ्रीका में भी आप देख लीजिए, इसका नीचे का भाग इसमें शामिल नहीं है जो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, और ऊपर का भाग में शामिल नहीं है जो कहाँ पड़ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। तो इसका वो पूरा हिस्सा शामिल है जो उष्ण कटिबंध में है। और फिर तीसरा क्षेत्र आया था दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस रेखा से ऊपर का भाग मामूली सा है, ये अलग चीज़ है क्योंकि यहाँ पर वो ये पूर्वी भारत है और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। बाकी देखिए पूरा एशिया खाली है। और इससे नीचे देखिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये खेती कहीं पर भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पशुपालन पे अधिक जोर दिया जाता है। तो बीच का पट्टा देखिए पूरा, यहाँ से देखिए आप, ये एक पूरा पट्टा बन जाता है, ये कॉलम बन जाता है जिसमें ये कृषि है वो की जाती है बीच के पट्टे में। ये एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका है, इसमें भी इस प्रकार की कृषि को नहीं दर्शाया गया है। यहाँ यूरोप में नहीं दर्शाया गया, ये यूरोप आपका, ये यूरोप है इतना बड़ा यहाँ पे, और ये एशिया हो गया, तो यहाँ पर भी इसको नहीं दर्शाया गया। एशिया का सिर्फ ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये है आदिकालीन निर्वहन कृषि के क्षेत्र। तो आप मानचित्र से इनको जोड़कर रखें, इससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी रहेगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इस कृषि को किस प्रकार किया जाता है, इसमें कौन कौन सी गतिविधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर या तो इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं या फिर मैं आपको मौखिक बताता हूँ, आप उस पर ध्यान दें। इस कृषि में होता क्या है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, तो आपको पता है जंगलों में घनी वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इन लोगों को उस वनस्पति को साफ करना पड़ता है। यदि आपसे कहा जाए जंगल में ले जा करके कि आपको कुछ जगह साफ करनी है, तो आप क्या करते हैं, पहले उस वनस्पति को काटते हैं, काट करके इकट्ठा करते हैं, या फिर आपको यदि लगता है ये सूखी वनस्पति है, ये जल सकती है, तो आप उसको जला देते हैं। यानी यहाँ पर आप दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं, काटते और जलाते हैं, कर्तन और दहन। और यही क्रियाएं दोनों इसमें भी अपनाई जाती है, इसलिए इस कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। ये इसकी एक अन्य उपमा आ गई है, ठीक है। इसको अपन आदिम अस्थायी कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, और कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन क्यों कहते हैं आप समझ रहे होंगे कि इसमें खेत बनाने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले भूमि को साफ करना पड़ता है, और भूमि को साफ करने के लिए जंगली वनस्पतियों को काटना पड़ता है और जलाना पड़ता है, जिससे भूमि साफ हो जाती है। तो पहली क्रिया तो ये होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जमीन में जो भी वनस्पति इन्होंने जलाई है उसकी राख इत्यादि है वो वहीं पे बिखर जाती है, तो ये उसके अंदर बीज छिड़क देते हैं, और जब बारिश होती है, प्राकृतिक रूप से बारिश हो जाती है, तो फिर वहां पर ये वो बीज है वो उग जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, और फसल जब तैयार हो जाती है तो ये उसको काट के अनाज अलग कर लेते हैं। अब उस जमीन पर ये 2, 3, 4 साल तक खेती करते हैं। चूंकि भूमि नग्न हो चुकी होती है, इसलिए जब तेज बारिश होती है या तेज हवा चलती है, तो वहां से मिट्टी का कटाव होता है, और उस मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है वो धीरे धीरे कट करके अन्यत्र चली जाती है, बह उड़ जाती है मतलब, और वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, या फिर पानी के बहाव की वजह से वहां पर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, तो वो भूमि वैसे भी अनुपयोगी हो जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और फिर वहां पर ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा दोहराते हैं। और उस जगह से भी जब ये भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, तो फिर उस जगह को भी ये छोड़ देते हैं और फिर कहीं तीसरी जगह ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, और यही कारण है कि इसको स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है कि ये लोग इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कर्तन दहन कृषि, ये इसकी 5वीं विशेषता हो जाएगी। मैं उन विशेषताओं को कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ जो आपको शुरू में बताई गई है कि इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं।
अगली विशेषता हम ले रहे हैं कि इसमें खेत बहुत छोटे होंगे। क्यों होंगे छोटे? क्योंकि इसमें जंगल को काट कर जला के साफ करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र को साफ नहीं कर पाते हैं, ये छोटे क्षेत्र को ही तैयार कर पाते हैं। आपको भी मान लो फावड़ा या कुदाली या फावड़ा दे करके आपसे कहा जाए कि आप एक खेत तैयार कर लीजिए या फिर खेत की जुताई कर लीजिए, तो आप मुश्किल से एक आधा बीघा ही तैयार कर पाएंगे, आप लंबा चौड़ा खेत है वो तैयार नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़, अगली विशेषता जो हम लेके आ रहे हैं वो ये है कि इनके औजार होते हैं वो साधारण किस्म के होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, ये प्राय लकड़ी के रूप में होते हैं और इनमें भी प्रमुख औजारों में इनके कुदालियाँ, फावड़े जैसे उपकरण देखने को मिलते हैं। तो ये हम अगली विशेषता ले सकते हैं, यानी कि ये छठी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद इसकी अगली विशेषता बन जाती है कि ये एक जगह पर 3 से 5 वर्ष तक की खेती कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद मिट्टी है वो अनउपजाऊ हो जाती है, उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और फिर ये नए क्षेत्र में जाके इन प्रक्रियाओं को दोहराते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्थानांतरणशील कृषि। अब इस कृषि कार्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्र यानी आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना क्षेत्र छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भूमि अनउपजाऊ होती जाती है, इनके खेती करने का जो एरिया है वो भी छोटा होता चला जाता है। आग लगाकर कृषि तैयार करना, झूम का चक्कर, ये जो आप देख पा रहे हैं उपमा, इस पे आप गौर करिए, यानी इनका जो एरिया है, एक दायरा है, वो छोटा होता चला जाता है। और ये जो शब्द यहाँ पे आया है झूम का चक्र, इसके आधार पे इसको एक नाम भी दिया जाता है। जी यहाँ पे देखिए, पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे आप अलग नोट के रूप में या फिर कॉपी में एक बॉक्स बना के अलग से आप लिखें, कृषि स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। इस प्रकार से एक शीर्षक डाल लें और एक कॉलम बना लें, एक बॉक्स टाइप बना लें आप अपने रजिस्टर में, और उसमें पहले एक क्षेत्र का नाम लिखें और उसके सामने फिर आप उसका उपनाम क्या रखा गया है या फिर किस नाम से इस कृषि को जानते हैं लिखें। जैसे पहले क्षेत्र का आपने नाम लिखा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक ये नाम लिखा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, और सामने लिख दिया कि वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। और परीक्षा में कई बार इस नाम से ही इसको पूछा जाता है कि झूमिंग कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि झूमिंग है वो स्थानांतरणशील कृषि का ही उपनाम है। और तो दूसरा फिर प्रश्न ये बनता है कि ये कहाँ की जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। तो झूमिंग से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो आप इसको छोटे और सरल शब्दों में यूं कहेंगे कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कहा जाता है। ये आपका उत्तर होना चाहिए। लेकिन यदि थोड़ा सा बड़ा यदि पूछा जाता है कि झूमिंग कृषि प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए या झूमिंग कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको इसकी विशेषताएं भी आपको लिखनी है और अन्य क्षेत्रों में इसको किस नाम से जानते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। यानी फिर आपको 5-6 पंक्तियों में इसका उत्तर देना पड़ता है। दूसरा क्षेत्र है मध्य अमेरिका और मैक्सिको। मध्य अमेरिका और मैक्सिको, तो वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये नाम दिया हुआ है मिल्पा, तो ये उसके सामने आप लिख लेंगे मिल्पा। और फिर उसके बाद है अगले क्षेत्र है मलेशिया और इंडोनेशिया। ये यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षेत्र आ रहे हैं। ये एशिया महाद्वीप का एक पूर्वी हिस्सा है भारत, और मलेशिया इंडोनेशिया भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं। जबकि मध्य अमेरिका और मैक्सिको ये आपके अमेरिका महाद्वीप के हिस्से हैं, तो वहाँ पे इसको मिल्पा बोलते हैं। जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे भारत का एक ही क्षेत्र का नाम इसमें आपको बताया है, क्योंकि भारत के अन्य क्षेत्रों में केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे नहीं किया जाता है, बल्कि दक्षिण भारत में भी इसको किया जाता है, राजस्थान के एक हिस्से में भी इसको किया जाता है। तो वहाँ पर भी इसके भिन्न भिन्न नाम आते हैं, वो कहना कि आगे आ जाएंगे हम फिर पढ़ लेंगे। तो इनके नाम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 3 ही क्षेत्रों के नाम बताए जा रहे हैं, एक उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत में, और एक मध्य अमेरिका मैक्सिको में, और एक मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो यहाँ आपको 3 ही नाम याद रखने पड़ रहे हैं, एक तो झूमिंग, एक मिल्पा और एक लादांग। तो ये अपने दिमाग में रखिए। कहना की परीक्षा में आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि मिल्पा और लादांग क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये स्थानांतरणशील कृषि के ही उपनाम है। इस प्रकार आप आंसर वहां पर देंगे। तो इसमें आपसे एक प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है कि आप अन्य क्षेत्रों का भी पता लगा सकते हैं जहां पर इनको अन्य नामों से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरणशील कृषि थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे स्वरूप की ओर,
दूसरा इसका जो स्वरूप है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसका नाम है गहन निर्वहन कृषि। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो निर्वहन कृषि है इसके दो प्रकार हैं, आदिम निर्वहन कृषि और दूसरा इसका नाम दिया है गहन निर्वहन कृषि, या फिर अपन इन दोनों नामों को यूं भी पढ़ सकते हैं, अस्थायी कृषि और स्थायी कृषि। ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये इसका दूसरा स्वरूप कहा जा सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये स्थायी कृषि, क्योंकि आदिम जो निर्वहन कृषि है इसके दो प्रकार थे। ये इसका दूसरा बिंदु शायद ऊपर रह गया होगा, भी देखते हैं। इसको एक ही बिंदु इसमें समझाया गया है, दूसरा बिंदु नहीं समझाया गया है। नहीं तो इसके क्या है, जो आदिम निर्वहन कृषि है इसके दो रूप कर दिए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा स्वरूप यहाँ पे डायरेक्ट निर्वहन कृषि लिया गया है, यानी इसको ही स्थायी कृषि के रूप में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के चेंजेज है वो होते रहते हैं, जब भी सिलेबस चेंज होता है उसमें कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं वो जोड़ दी जाती हैं। तो हम यहाँ पर इसी को स्थायी कृषि के रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि जब धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया, उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो मनुष्य ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे भी क्षेत्र घटते जा रहे थे। जब उसने अस्थायी कृषि शुरू की तो परिवार भी उसका बढ़ा और एरिया छोटा होता चला गया, तो उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, तो कृषि क्रिया भी उसने एक साथ एक जगह पे करनी शुरू कर दी। तो स्थानांतरणशील कृषि ही आगे जाकर के स्थायी कृषि में बदलने लगी, और यही स्थायी कृषि है वो वर्तमान में गहन निर्वहन कृषि के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रकार की कृषि है वो कहाँ होती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, मानसून एशिया के घने बसे देशों में। मानसून एशिया का मतलब यहाँ पर एशिया के उस भाग से है जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसूनी जलवायु क्या होती है या मानसून क्या होता है, इसके बारे में आप कक्षा 11वीं में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। मैं आप में से ये जानना चाहूँगा कि मानसून से आपका क्या मतलब है, आप ये एक्सप्लेन करें। मानसून क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी बताए। याद है किसी को मानसून से आपका क्या मतलब है? समुद्र से स्थल भाग की ओर आने वाली हवाएं जो जल उठा कर लाती है उसे मानसून कहा जाता है। और भी कोई विद्यार्थी रिप्लाई दें। अच्छा प्रयास है भजन लाल का। अरे दूसरा लाल सो गया क्या, मदन लाल? दीनू, आवाज आ रही? कोई भी अन्य विद्यार्थी जो ये बता सके कि मानसून क्या होता है? तो मैं बताऊं, बताओ। मानसून अरबी भाषा का शब्द है हम्म जो मौसम शब्द से बना है, हम्म। और अरब सागर से आने वाली मौसमी हवाओं को मानसून कहते हैं। यहाँ आप थोड़ी सी आगे जाके मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे भजनलाल ने बताया, उसने भी बताने का अच्छा प्रयास किया था, वो परिभाषा कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन इसको आप किसी एक चीज से जोड़ करके थोड़ा सा इसको गलत कर देते हैं। तो नेहा का माइक कौन है, इससे और पूछते हैं। आप बताइए नेहा। मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर समुद्र से जो मानसून बनते हैं, मतलब उनसे समुद्र से मानसून बनते हैं, और ये पश्चिमी इलाके यहाँ पे ये बारिश का काम करते हैं। मतलब उस मानसून से हमारे पश्चिमी राजस्थान वगैरह फिर बाहर मानसून जाता है और वहां पे बारिश होती है। यहाँ पे 3 विद्यार्थियों ने रिप्लाई दी है, और भी कोई विद्यार्थी रिप्लाई देना चाहे तो दे सकता है। इन तीनों विद्यार्थियों की बात बता रिप्लाई से एक चीज समझ में आ चुकी है कि मानसून का संबंध है वो हवाओं से है, पवनों से है। ये चीज क्लियर हो गई, और यही आप सभी विद्यार्थी अपने दिमाग में बैठा के रखें कि मानसून का संबंध है वो पवनों से है। अब यहाँ पर ये चीज समझने बच गई है। फिर यदि अपन
पवन को ही मानसून कहते हैं, तो फिर पवन तो हर जगह ही होती है, इसका मतलब इन पवनों की कोई अलग से विशेषता होती है। क्लियर हो गया ये? यानी ये पवनें अपने आप में विशेष होती हैं। तो जब हमने कक्षा 11 में पवन वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसमें 3 प्रकार की पवनें आपको पढ़ाई गई थी। आप थोड़े अपडेट रहे हैं और अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल भी आप करते रहे। तो 3 प्रकार की पवनें पढ़ाई थी मैंने, आपको याद है तो आप बता सकते हैं। मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। शीला, हाँ, ये एक अन्य विशेषता निकल के आ गई। अब देखिए अपन धीरे धीरे इनके नजदीक पहुंच रहे हैं। तो मैंने बताया कि 11वीं क्लास में अपन ने 3 प्रकार की पवनें पढ़ी थी। स्थायी पवनें पढ़ी थी हमने, याद होगा ये नाम आपको, जो मैं बता रहा हूँ इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत अपडेट तो मिल ही रहा होगा। स्थायी पवनें पढ़ी थी हमने, और मौसमी पवनें पढ़ी थी, और तीसरा प्रकार हमने स्थानीय पवनें पढ़ी थी। तो स्थायी पवनें तो वे होती हैं जो पृथ्वी के भूमंडल पर एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, इनकी दिशा में कभी कोई बदलाव नहीं होता, ये स्थायी पवनें होती हैं। ये भी मैंने 3 प्रकार की आपको बताई थी। और दूसरा प्रकार आपको बताया था मौसमी पवनें। मौसमी पवनें वे होती हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेती हैं, अर्थात जब मौसम बदलता है तो इनकी दिशा भी बदल जाती है। और तीसरे प्रकार की पवनें आपको बताई थी स्थानीय पवनें, यानी एक स्थान विशेष में चलती हैं, जैसे लू थार के मरुस्थल में चलती है, फिर अपन यूं के भारत के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी राजस्थान में चलती है, तो ये स्थानीय पवनें होती हैं। तो यहाँ पे मानसून जो शब्द है वो दूसरी प्रकार की पवन से जुड़ा हुआ है, यानी मौसमी पवनों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी परिभाषा यूँ बताएं कि मानसून मौसमी पवनों को कहते हैं, और ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया में, यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में और दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये पवनें हैं वो 6 माह जल से थल की ओर चलती हैं, और 6 माह ये थल से जल की ओर चलती हैं। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि 6 महीने जल से थल की ओर, और बाकी के 6 महीने थल से जल की ओर, जल से थल और थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को मानसून कहा जाता है। और एशिया का एक बहुत बड़ा भाग है वो इन पवनों के प्रभाव में रहता है, इसीलिए उस हिस्से को मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है, और हमारा देश भी उसी क्षेत्र में बसा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानसून एशिया से क्या मतलब है, यानी कि एशिया महाद्वीप का वो हिस्सा इसमें शामिल है जो मौसमी पवनों के प्रभाव में रहता है। ये पवनें 6 माह जल से थल की ओर चलती हैं, और बाकी का 6 माह ये थल से जल की ओर और जल से थल की ओर। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, गर्मी की ऋतु चल रही है, तो अब इन पवनों की जो दिशा है वो जल से थल की ओर है, यानी सागर से महाद्वीप की ओर है। चूंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो त्रिकुटा है, और वो हिंद महासागर को 2 भागों बांट देता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी रह जाती है तो दूसरी तरफ अरब सागर बनता है। तो हिंद महासागर से उठने वाली जो पवनें हैं वो भी 2 भागों बंट करके भारत में प्रवेश करती है, एक तरफ बंगाली खाड़ी से होती हुई भारत में प्रवेश करती है, तो दूसरी पवनें अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। इसलिए भारत में मानसून की 2 शाखाएं मानी जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा और अरब सागर की मानसूनी शाखा। दोनों ही शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। तो ये क्लियर हो गया कि गहन निर्वहन कृषि है वो कहाँ होती है, मानसूनी एशिया के। और दूसरी विशेषता है कि ये देश है वो घने बसे में है, यानी इनका जनसंख्या जो है वो अधिक है। अब तो क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कृषि के 2 प्रकार हैं, पहला है चावल प्रधान और दूसरा है चावल रहित। इस चीज को भी आप समझिए, यहाँ पे एक फसल विशेष को प्रमुख बनाया गया है इसके वर्गीकरण का, और वो भी कौन सी फसल को बनाया गया है, चावल की फसल को। इसे आप चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि कहते हैं, तो इसको आप गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि भी कह सकते हैं, गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। चावल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मानसूनी एशिया वाला जो क्षेत्र है वहां की जनसंख्या का जो प्रमुख भोजन है वो अपने आप में चावल है। ये एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है एशियाई महाद्वीप के लोगों की, चावल। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से चावल की खेती ही होती है। तो जिन क्षेत्रों में चावल की खेती होती है वहां पर इस कृषि को, निर्वहन कृषि को, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि कहा जाता है। और जहाँ पे चावल की खेती न होकर के गेहूं की या फिर अन्य किसी अनाज की खेती होती है तो उसे फिर हम चावल रहित गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। ये इन दोनों में अंतर हो गया, यानी यहाँ पे जो शीर्षक है वही आपको इसकी परिभाषा बता रहा है। चावल प्रधान का मतलब यहाँ की प्रमुख फसल चावल है और यहाँ की प्रमुख फसल चावल नहीं है।
अब यहाँ पर इस विवरण को पढ़ने से पहले हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे चावल प्रमुख फसल क्यों है और यहाँ पे चावल प्रमुख फसल क्यों नहीं है। चावल एक ऐसी फसल है जिसको सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये फसल उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पर चावल की फसल का उत्पादन है वो नहीं हो पाता। जैसे अभी हम पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर चावल की फसल नहीं होती, और राजस्थान के ही दक्षिणी हिस्से में चावल की फसल होती है। इसी प्रकार यदि अपन यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी प्रमुख जो फसल है वो चावल है। हमारे यहाँ पे प्रमुख फसल वो बाजरा है, हालांकि पंजाब हरियाणा की तरफ जाएं तो वहाँ पे चावल और गेहूँ दोनों बोए जाते हैं। ये वर्षा पे निर्भर करता है या फिर सिंचाई के साधनों पे निर्भर करता है, इसलिए चावल को यहाँ पे वर्गीकरण का आधार बनाया है। अब हम इन दोनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि क्या होती है और इन्हें कैसे किया जाता है। तो इसका नामकरण तो इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ की प्रमुख जो फसल है वो चावल है। और यहाँ पर ये तो पहले क्लियर हो गया कि निर्वहन कृषि है वो घने पैसे देशों में की जाती है, तो ये चीज यहाँ पर भी आ रही है कि यहाँ पे जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व पाया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे खेतों का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। ये इसकी दूसरी और तीसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता हो गई कि इसकी प्रमुख फसल चावल है, यहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यहाँ पे खेतों का आकार छोटा होता है, और खेतों का आकार इतना छोटा होता है कि वहाँ पे मशीनों को इस्तेमाल पहली बात तो कर ही नहीं पाते क्योंकि खेतों का आकार इतना छोटा होता है। दूसरी चीज कि मशीनों से करवाना महंगा पड़ता है, इसलिए कृषि का जो परिवार होता है उसमें जो भी सदस्य होते हैं उसके परिवार में वो सारे सदस्य खेती में लगे होते हैं, और यहाँ पे भूमि के एक एक इंच का इस्तेमाल हो जाता है, यानी भूमि का गहन उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बीघा आधा बीघा जमीन खाली पड़ी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे हमारे यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास खेतों का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए खेत के अलग अलग टुकड़ों में अपन देखते हैं कुछ हिस्से खाली पड़े रहते हैं और अपन उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब आप यूपी बिहार और बंगाल जैसे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आपको 1 इंच जगह खाली नहीं मिलेगी, वहाँ घर के एकदम से टच में भी आपको फसल खड़ी हुई मिलेगी। ये ऊपर क्लियर हो ही चुका है कि यहाँ पे खेतों का साइज छोटा है और जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर यंत्रों का इस्तेमाल कम होता है, जबकि मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। मनुष्य ही यहाँ पर ज्यादातर कार्य कर लेते हैं। आप देखिएगा कि वहाँ के लोग हैं वो बैल रखते हैं और हल रखते हैं, उनकी सहायता से खेती करते हैं, जुताई करना है या फिर बीज बोने हैं या अन्य काम करने हैं, वो अधिकांश कार्य हैं वो मनुष्य ही करता है और उसमें पशुओं की सहायता लेता है। ये लोग पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, और इसकी जो खास विशेषता है कि इसमें उत्पादकता अधिक होती है। उत्पादकता बोलते हैं प्रति इकाई उत्पादन को, ये परिभाषा भी है उत्पादकता की अपने आप में, प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होगा, यानी प्रति बीघा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अनाज अधिक होता है, जबकि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन बहुत कम होता है। अपने यहाँ पे प्रति बीघा के हिसाब से यदि अपन देखें तो अनाज का औसत है वो कम रहता है, और यहाँ पे प्रति बीघा के हिसाब से अनाज का औसत है वो अधिक रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रति कृषक उत्पादन कम रहता है। प्रति कृषक का मतलब ये है कि एक किसान के हिस्से में कम आता है। अपने यहाँ पर एक किसान के, एक एग्जाम्पल लीजिए कि अपने यहाँ पर एक किसान के मान लीजिए 50 बीघा जमीन है और हल्के से हल्की फसल होती है, तो मान लो प्रति बीघा 1 क्विंटल अनाज हो जाता है, तो एक किसान के हिस्से में 50 क्विंटल अनाज आ गया। और वहां पर मान लीजिए एक किसान के पास 5 बीघा ही जमीन है, केवल 5 बीघा ही जमीन है, हालांकि 5 बीघा जमीन वाले किसान भी वहां बड़े माने जाते हैं, वहां पे तो 1-1, 2-2 बीघा जमीन वाले किसान आपको मिलते हैं। तो वहां पर यदि 5 बीघा जमीन में प्रति बीघा 5 क्विंटल अनाज भी होता है तो उसके पास 25 क्विंटल हुआ, यानी कि 5 गुना उत्पादकता होने के बावजूद भी वहां का किसान कुल उत्पादन में हमसे पीछे रह जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है, यानी कि प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन वहां पर कम होता है। तो ये थी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की विशेषताएं। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर जो इसका ठीक विपरीत होगा, यानी कि यहाँ पे जो विशेषताएं आपने काम में ली हैं उन विशेषताओं को आप यहाँ पर भी काम में ले सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि इसमें जो प्रमुख फसल है वो धान यानी चावल होता है, तो इसमें प्रमुख फसल है वो धान की नहीं होती, चावल की नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वहां पर धान की फसल का उगाना संभव नहीं हो पाता, और उनमें सबसे बड़ा कारण है वो वर्षा की कमी होना है, पानी की कमी होना है, इसलिए उन क्षेत्रों में चावल नहीं उगा पाते। दूसरी
चीज़ें तो गौण हो जाती हैं, जैसे मिट्टी इत्यादि हैं, वो भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी चीन, मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान है, यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन, जो या फिर ऐसा ही एक फसल होती है सोरपम, इनको उगाया जाता है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत के जो सिंधु और गंगा का ऊपरी भाग है, ऊपरी मैदानी भाग है, जिसको अपन पश्चिमी भाग भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी चावल नहीं बोया जाता है, जिसमें विशेष तौर से, हालांकि अब तो इस इलाके में चावल भी खूब होने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपरी भाग की यदि हम बात करें तो मैं हरियाणा या फिर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, जहाँ पे विशेष तौर पे गेहूं बोया जाता है। हालांकि अब सिंचाई के साधन विकसित हो गए हैं, सिंचाई के साधन विकसित होने के कारण अब ये संभव हो गया है कि जहाँ पे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर भी चावल की फसल है वो ली जाती है। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में पहले प्रमुख फसलों में बाजरा, गंवार, मोठ ही होते थे, लेकिन वर्तमान में अन्य कई व्यापारिक फसलें भी पैदा की जाती हैं। अब यहाँ पे आगे एक चीज और देखिए, दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क, यहाँ पे जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर भी क्लियर हो रही है कि इस प्रदेश में ज्वार बाजरा है वो प्रमुख रूप से उगाया जाता है, ये उसी की विशेषता बताई जा रही है। और इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान कृषि, केवल अंतर ये है कि इसमें सिंचाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक प्रक्रिया दिखाई गई है धान रोपण की, इसमें मानव श्रम की कितनी उपयोगिता है। यहाँ पे कोई ट्रैक्टर इत्यादि का कोई चित्र नहीं दिखाया गया है, बल्कि किसान महिलाएं ही यहाँ पर ये काम कर रही हैं। और ये ऊपर का जो मानचित्र है इसमें दिखाया गया है कि विश्व के कौन से हिस्से में गहन निर्वहन कृषि की जाती है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि चावल प्रधान कहाँ होती है और चावल विहीन कृषि वो कहाँ होती है। तो ये जो गहरी छाया आप देख पा रहे हैं ये चावल प्रधान प्रमुख फसलों को दर्शा रही है, और ये बाकी का जो हल्का भूरा भाग है ये अन्य फसलों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गहरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है। ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और साथ में चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि भी की जाती है। तो आप देख सकते हैं भारत का जो तटीय भाग है ये पूरा, और भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है ये जो पूरा भाग है, यहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है। और इसी प्रकार ये जो पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र आपको अभी हमने पढ़ा था उसका हिस्सा है जहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वहन, और इसी के टच में जहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है, जैसे ये हिस्सा हो गया यहाँ पे, और इसी प्रकार ये भारत का ये हिस्सा हो गया, उत्तरी मध्य भारत हो गया, उत्तरी और मध्य भारत, यहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। विशेष तौर से बात कुल मिला के यही आती है कि इस कृषि का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में यानी मानसून एशिया में, क्योंकि मानसून के प्रभाव में ये एरिया ही रहता है, क्योंकि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वो यहाँ होती है, इस भूभाग में होती है, हिंद महासागर में होती है, और फिर ये दो तरफ से होते हुए यूं होके यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और कुछ पवनें हैं वो यहाँ से भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये जो एशिया का हिस्सा है ये मानसून एशिया के प्रभाव में रहता है, तो इसी हिस्से में ये कृषि है वो की जाती है। तो ये थी गहन निर्वहन कृषि जो अभी हमने पढ़ी है। उसके बाद आगे के जो अन्य प्रकार हैं वो कल की लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लाइव क्लास का? मिल रहा है सर। फीडबैक चाहता हूँ भी जो अपन प्रक्रिया अपना रहे हैं उससे कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर भी यदि आप एक बार में चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तो इसी ऐप पर ये चीज़ें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं, और वहाँ पर ये रिकॉर्ड भी, इसका कोई डाटा ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा नहीं रहता है, लगभग 1 घंटे का रिकॉर्ड है, वो लगभग 150 MB के आसपास ही रहता है। तो आप कभी भी डाटा बचा करके लाभ उठा लें, क्योंकि डाटा तो वैसे उपयोग में होना ही है, यदि आप पढ़ाई में काम में लेते हैं तो ये आपका करियर बनाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।